बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो सवाल जवाब के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए हैं। व्हाट्सएप पर भी आते रहे हैं, फेसबुक पर भी आते रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी आते रहे हैं। तो उनका सिंगल इंडिविजुअली आंसर भी कर रहा हूँ, लेकिन एक कलेक्टिवली, ताकि सब लोग जो नए विजिटर आ रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, इसलिए उसके लिए भी वीडियो बनाई जा रही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप इसके ज़रिए अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर हम डेली एक्टिविटीज़ के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पर और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो सीरियल बनाया हुआ है, पूरी एपिसोड्स बनाई हुई है फिश फार्मिंग के बारे में। आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करके तो वो पूरी लिस्ट देख सकते हैं। उसमें एपिसोड वाइज आप अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो का टाइटल आप देखकर आप उसको सुन सकते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एक आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझा सकें, ताकि मैक्सिमम नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र हो सके इजीली। तो हम अपनी वापस आते हैं और सवालों जवाबों पर, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, फिश पर एकड़ कितनी डाली जा सकती है। मैंने रिप्लाई किया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं। जो देखिए, सीड ज़्यादा डालेंगे, कुछ लोग कहते हैं 4000 सीड भी डाल लेते हैं, 3000 भी बिल्कुल डाला जा सकता है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिश की जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी। जहाँ 4000 सीड डालता है एक फार्मर और जो फार्मर 850 रोहू डालता है, क्या उनका वेट मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मछली खाई जाती है वो ज़्यादा वजन वाली खाई जाती है। मेरी अभी एक इंडियन फार्मर से बात हो रही थी, तो वो यही हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कह रहे थे, इंडिया में या दूसरे ममालिक में छोटे साइज़ की मछली शौक से खाई जाती है। 400 ग्राम 500 ग्राम की मछली बआसानी बिक जाती है, अच्छे रेट पर बिक जाती है और उसको लोग शौकिया तौर पर खा लेते हैं। लेकिन इन पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पर ज़्यादा वजन वाली मछली को पसंद किया जाता है और जो डबल डाउन जिसको हम कहते हैं वो कचरे में निकलते हैं, उसका रेट नहीं मिलता, तो फार्मर को उसमें लॉस होता है। तो आप अपनी बजट को देखें और उस बजट के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपने 800 रोहू डालना है, 750 डालना है। हमने अपने 1 पाउंड में जो जिसकी वीडियोस अपलोड हुई 8.5 एकड़ के पाउंड में, उसमें टोटल 950 की शिफ्टिंग है पर एकड़ के हिसाब से, जिसमें 800 रोहू है और 150 जो है ना ग्रास थैला वगैरह मिला के। इसी तरह 1 एकड़ में हमने जो डिफरेंट 6 एकड़ का फार्म है उसमें हमने 1100 के हिसाब से भी शिफ्टिंग की हुई है। जहां 1100 के हिसाब से शिफ्टिंग की है, ऑब्वियसली वेट पर भी इफेक्ट होगा, तो उन दोनों पाउंड्स का जो एवरेज वेट निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। वीडियो अबाउट आप बायोफ्लॉक के बारे में वीडियो बनाएं, लेकिन उसमें अभी तक पाकिस्तानी या इंडियन कामयाब नहीं हुए। आप उससे बायोफ्लॉक में से अपनी रिक्वायर्ड 2 किलो 3 किलो मछली नहीं ले सकते, 1.5 किलो आप नहीं ले सकते। उसमें उसको मेंटेन करने की कॉस्ट और उसकी सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो आम फार्मर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, बायोफ्लॉक को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, यानी आप उसमें छोटा बच्चा डालते हैं, 15 ग्राम 20 ग्राम का बच्चा डालते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से ग्रो करके 200-300 ग्राम का करके आप उसको सेल कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। वो उस टेक्नोलॉजी को आप इनिशियली इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तिलापिया कितने पर एकड़ डाली जा सकती है? तिलापिया 1500-2000 जितनी मर्जी डाल लें। अगेन बात फिर वहीं आके रुके कि आपने तिलापिया का वेट कितना लेना है। आप पहले मार्केट डिसाइड कर लें कि मार्केट में तिलापिया का क्या रेट चल रहा है, कितने वेट पर रेट चल रहा है। उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं इतना डालूंगा तो मुझे इसके ऊपर FCR कितनी डालनी पड़ेगी, या जो मैं इसको फीड दूंगा किस रेशो से दूंगा। उस रेशो के हिसाब से आप डिसाइड कर लें। तो आप अगर आपको फिजिबल लग रहा है तो आप 4000 की शिफ्टिंग कर लें। अगर आपको फिजिकल लग रहा है कि मैं इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, ऑक्सीजन लेवल और चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो रिड्यूस कर लें। वो अगेन दोबारा कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बायोफ्लॉक। और एक आदमी ने उसमें कहा हुआ था कि जी बायोफ्लॉक में सिर्फ पानी का टेम्परेचर ही तो मेंटेन करना होता है। तो जिस पर के पास जितना नॉलेज होता है वो बेसिकली उतना रिप्लाई कर देता है। तो अगर टेम्परेचर ही मेंटेन करना है तो उसमें फिर बहुत सारे गर्म पानी डाल लें, तो इस तरह टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और आप उसमें से 2 किलो की मछली निकाल लें। फिर एक फार्मर ने पूछा जी, फिश के लिए 1 किलो वजन हासिल करने के लिए फिश से FCR कितना यूज किया जा सकता है? बेसिकली जो फार्मर होता है वो परसेंटेज के हिसाब से यूज करता है या बॉडी वेट के हिसाब से। इनिशियली जब बच्चा शिफ्ट किया जाता है तो 5% के हिसाब से फीड दी जाती है, फिर उसको रिड्यूस किया जाता है 4% और 3%। जैसे मैंने कहा था, जुलाई और अगस्त के महीने में फीड नहीं भी दी जाती, लेकिन केज और पोल्ट्री डालकर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है और उसके लिए जो उसकी ग्रोथ को जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपने सोचा है कि आपने सिर्फ 1 किलो की मछली करनी है तो FCR उसके हिसाब से 250-300 ग्राम 400 ग्राम तक लिख लें। 300-350 ग्राम का आप ज़ेन बना लें कि आपने इस हिसाब से फीड करनी है और आप अपने एक्सपेंस निकाल कर उसको दे सकते। सोल की फार्मिंग हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। सोल की डिमांड भी बहुत अच्छी है,
लेकिन इसको आप डायरेक्ट अगर पॉन्ड में सिर्फ सोल की फार्मिंग करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसमें जो सोल की फार्मिंग में जो दो किस्म के सोल होते हैं, एक हाई डिमांड है और एक नॉर्मल है जो हर जगह पाया जाता है। उसको कहते हैं येलो 5 स्टार, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और फिर कटर सोल होता है। कटर सोल जो अगर आप पिछली वीडियोस मेरी देख कर हैं तो उसमें से सोल निकला हुआ है, उसका भी रेट बहुत अच्छा निकल आता है और उसका प्राइस भी अगर पर केजी के हिसाब से तो उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगेन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ यही करेंगे क्योंकि उसका रेट ज़्यादा है तो मैं सिर्फ सोल फार्मिंग करूंगा तो आप नाकाम हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा लॉस होगा। इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें। हाइब्रिड रहू और नॉर्मल रहू में क्या फ़र्क है, उनकी ग्रोथ पे क्या डिफरेंट है। बिल्कुल हाइब्रिड जो रहू है उसकी ग्रोथ तेज होगी लेकिन मार्केट में रेट रहू का कम लगेगा। जबकि जो नॉर्मल है, जो हम रेगुलर यहाँ पाकिस्तान में कॉमन ब्रीड है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं उसकी ग्रोथ जैसे हो रही है वैसे ही नॉर्मली होगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर हमें अच्छा रेट मिल जाता है। तो बेसिकली फार्मर ने काम वो करना है जिसके ऊपर उसका रेट निकला है। अगर आपको लग रहा है कि हाइब्रिड रू अगर आप अपनी मार्केट में सेल करते हैं और उसका एवरेज वजन आप ज़्यादा ले सकते हैं तो आप उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें एक सवाल था कि क्या फिश ब्रीडर जो मेल और फीमेल होता है पेयर, क्या उसके वेट और उसकी हेल्थ से जो ब्रीड निकलती है उसका क्या इफेक्टिव होगी। बिल्कुल होगी। ऑब्वियसली जब मेल और फीमेल जो पेयर होता है वो वन ऑफ द बेस्ट चूज किया जाता है। इसलिए जब आप हैचरियों से लेने जाते हैं, फ्राई लेने जाते हैं, तो वो उसकी जो पेरेंट्स होते हैं उसकी डिटेल्स भी बताते हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनका ये वेट था और ये हेल्दी हमने इनसे जो क्रॉस करवाया है या जो भी इससे, ताकि उसमें डिजीज वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ ना हो। यस, ये इफेक्ट करता है। इसमें एक और सवाल है कि बच्चा 1 साल या 2 साल शिफ्ट करे। ये फार्मर की अपनी मर्जी होती है। अगर बच्चा 1 साल होगा तो वो तकरीबन उसका वजन जो है ना वो 200 ग्राम तक होना चाहिए अगर 1 साल बच्चा है, ताकि वो अच्छी ग्रो कर सके और स्पीड से जो आपका रिक्वायर्ड वजन है वो निकाल सके। अगर आप 2 साल बच्चा यूज करते हैं तो उसका वजन कम से कम 400 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि महंगा हो जाता है वजन की वजह से तो अमूमन जो है ना फार्मर उस तरफ नहीं जाता। जिन फार्मर ने ये टारगेट बनाया होता है कि उन्होंने एवरेज 2.5 किलो से अबव लेनी है तो वो 400 ग्राम का सीड जो है वो ट्रांसफर करते हैं, सीड यूज करते हैं, उसकी शिफ्टिंग करते हैं पॉन्ड में और उसकी फिर क्वांटिटी भी कम कर लेते हैं और अपना मतलूबा जो वजन है वो मेहनत करने के बाद हासिल कर लेते हैं। एक सवाल है कि क्या पानी की डेप्थ से जो है अगर पानी की ज्यादा हो तो क्या उसके ऑक्सीजन लेवल पर इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल करती है। पानी ज्यादा होने से ऑक्सीजन जो सन रेज है उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी कम पानी की सतह ऊपर वाली सतह तक ही रहती है। तो नीचे जो आबी चीजें होती हैं या पौधे वगैरह होते हैं छोटे जो फिश इस्तेमाल करती है अपने खुराक के तौर पर, वो कम पैदा होते हैं। तो उससे जो है ना मछली के वजन पर भी फर्क पड़ता है। तो ये बात सच है कि अगर पानी की ऊंचाई ज्यादा हो तो वो मछली के वजन पर इफेक्ट करती है और उसमें मछली की ग्रोथ स्लो हो जाती है। एक सवाल है कि पंगासिस का क्या रेट चल रहा है। पंगासिस एक अच्छा रेट दे जाती है, 210, 215, 220 तक भी पर केजी के हिसाब से मुल्तान में रेट उसका चलता रहा है। हमने 2018 में जब फिश सेल की थी तो उसमें पंगासिस का एक्सपेरिमेंट किया था तो हमें तकरीबन इसी से मिलता जुलता रेट मिला था। लेकिन उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक अहम फैक्टर है और वो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करती और ज़्यादा सर्दी में पंगासिस मर जाती है। तो फार्मर अक्टूबर के एंड तक उसको निकालने पर पाबंद हो जाता है, चाहे उसने जितना भी वेट। पानी के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम मिक्स यूज़ करते हैं। देखें, आप बजट बनाया हुआ होता है हर यूनिट के हिसाब से, तो हम उसके हिसाब से बजट के हिसाब से चलते हैं। 8 इंच का हम प्लास्टिक का पाइप यूज़ करते हैं जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 6,000 रुपये है और वो 150 फुट का रोल होता है। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, उससे ज़रा कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ, वो पाइप जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन वो पिक जो वो शॉपर होता है जो पानी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, एक सीजन निकालता है, लेकिन वो आपकी कॉस्ट को काफ़ी रिड्यूस कर जाता है। तो बानिस्बत आप परमानेंट कोई चीज़ बनाएं या मोटा प्लास्टिक का पाइप यूज़ करें और तो इसके आप कॉस्ट इफेक्टिव इनिशियली स्टार्ट में आप जब आप फार्मिंग शुरू करते हो तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप इस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या एक और सवाल है, क्या हम क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रेन का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये अपने जहन में रख लें कि क्रेन के इस्तेमाल करने के बाद जो आपने बंद बनाए वो इतने मजबूत ज़रूर हों। अब ट्रैक्टर से उनको इतना मजबूत कर लें कि उनमें से पानी की सीपेज वगैरह या पानी का जो सुराख है या उसमें से जो है ना वो पानी उसमें से निकल ना जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी तय अच्छी तरह ना बनने की वजह से उसमें शगाफ पड़ जाता है और वो पानी जो है ना वो निकलने का खदशा होता है। पंगासिस फिश की डिटेल और दोबारा वही सवाल है, पंगासिस फिश की डिटेल पंजाब में कैसी है। पंजाब में डिमांड अच्छी है अगर आपने रखी हुई है। हमने थाईलैंड से उसका बच्चा मंगवाया था फिशरीज के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो आ गया था। तो हमारा कोई एवरेज वेट जो निकला था वो 850 ग्राम के इर्द गिर्द निकला था। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा है कि इसकी मेंटेनेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये ज़्यादा सर्दी में नहीं बर्दाश्त कर पाता। लेकिन अगर आप किसी मार्केट में रह रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद की मार्केट है या लाहौर की मार्केट है, और वहाँ आपको 1 kg वेट पर या इससे ज़्यादा या इसके कम वेट पर अच्छी कीमत मिल रही है
तो आप इस पंगासियस को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरे तालाबों पे ना कीजिएगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट के लिए आप 2 एकड़ 3 एकड़ सेलेक्ट कर लें, वहां इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर यूज कर सकते हैं। या अगर आपके पास कम जमीन है तो आप इसको कम एरिया पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर यूज कर लें। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप मेन को जो कार्प है उसी पर वापस आ जाए। अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में काफी पूछा जा रहा है कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज हम इसी तरह करते हैं कि मैंने जैसे थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम हर तालाब को और हर यूनिट को डिवाइड करते हैं। जो मैनेजमेंट है, जैसे मुंशी है, वो ओवरऑल एक हेड मुंशी होता है जो सारे फार्मर्स को, सारे यूनिट्स को देखता है। फिर उसके ऊपर नीचे 3 यूनिट्स हैं, तीनों के लिए अलग अलग मुंशी होते हैं। वो उनका काम सुपरविजन है और अपने जो लोग हैं उनसे प्रॉपर टाइम पर होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि सुबह अगर आपने 8 बजे खुराक डाल ली है, अगले दिन आप 10 बजे डाल रहे हैं, उससे अगले दिन आप सुबह 7 बजे डाल रहे हैं, फिर आप 9 बजे डाल रहे हैं। तो इस तरह बेतरतीब नहीं काम करना चाहिए। फिश को आप जिस टाइमिंग पर लगाते हैं तो वो उसी टाइम पर पाबंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का, फिश फीड डालने का, पानी के लेवल को मेंटेन करने का, उसके पीएच को चेक करता रहना, उसमें नजर रखना मछली कितनी मर रही है, क्यों मर रही है, उसका डिजीज क्या है, इन चीज़ों को आपको मेंटेन करने के लिए लेबर के ऊपर 24 घंटे नजर होने चाहिए। गर्मियों में खासकर, क्योंकि वो सीजन होता है। सर्दियों में तो ये होता है कि मछली फरोख्त के लिए निकल रही होती है तो इतना ऐसा कंसर्न नहीं होता, लेकिन गर्मियों में इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत जरूरी है।